ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमको बताए थे कि जो रिएक्शन में जितना भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि इसमें ए है, बी है, सी है और डी है, इन सभी का जो अलग अलग हमें इंडिविजुअली जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे वही कहलाता है इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल था पिछला क्लास। और फिर हम आपको 2 होमवर्क दिए थे, एक क्वेश्चन ये था और एक एनसीईआरटी इन टेक्स्ट 4.1 हम लेक्चर 1 में होमवर्क दिए थे और ये लेक्चर 2 का होमवर्क है। ठीक है, तो हम अब होमवर्क पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे अपना पढ़ेंगे। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी एंड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए if rate of decomposition of B is 4 into 10 power minus 2 mole liter inverse second inverse in the reaction 3A plus 2B gives C plus 4D। इस क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें बताना है कि जो C और D जो बन रहा है मतलब फॉर्मेशन हो रहा है उसका रेट बताना है, और जो A जो है वो डिकम्पोज हो रहा है उसका रेट बताना है। और हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी दिया हुआ है और ये रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है रिएक्शन लिख लेते हैं 3A प्लस 2B गिव्स C प्लस 4D। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि हम इसे लिख सकते हैं -1/3 dA बटा dt बराबर -1/2 dB बटा dt बराबर dC बटा dt बराबर dd बटा dt 1/4 भी लगेगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है dB बटा dt माइनस dB बटा dt हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, माइनस dB बटा dt में दिया हुआ है कितना 4 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, और हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। ठीक, हमें ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग ये क्वेश्चन बना लिए होंगे, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमें निकालना है ए का, तो -1/3 dA/dt बराबर -1/2 dB बटा dt। ठीक है, हमें निकालना है dA बटा dt, तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 3/2 हमें निकालना है -dA/dt। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे ना कि माइनस प्लस कहाँ लग रहा है, तो हो जाएगा क्या -dB बटा dt, यानी कि 3/2 इंटू ये दिया हुआ है कितना 4 × 10⁻⁻², ये 2 2 4 आ जाएगा और बचा 6 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से हम फिर इन दोनों को इक्वेट करके हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या निकाल लेंगे, सी निकाल लेंगे, और फिर इन दोनों को हम लोग इक्वेट करके रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी निकाल लेंगे। ठीक, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी, मतलब कि फ़ोटो आप फिर स्किप करके आप उसे नोट कर लीजिएगा, और सही है तो बहुत बढ़िया। देखिए ये है dC/dt और dd/dt का आंसर। ठीक, आप मिला लीजिए, सही है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट 4.2। देखिए क्या दिया हुआ है कि इन रिएक्शन 2A गिव्स प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 पर मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। हमें बताना है कि रेट इस इंटरवल में, मतलब कि 10 मिनट में जो रेट हुआ होगा इस रिएक्शन का, हमें वो बताना है। ठीक, तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2A जो है वही बना गया, प्रोडक्ट्स बन गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1/2 dA बटा dt हो जाएगा, ये हमको पता है। फिर हमें निकालना है क्या, तो रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, यानी कि रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, यानी कि -1/2 dA बटा dt।
अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो ए का कंसंट्रेशन है वो घट गया 0.5 से 0.4 हो गया। पहले 0.5 था, अब 0.4 हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको ये A2 माइनस A1 बटा T2 माइनस T1, ठीक है। -1/2, A2 कितना दिया हुआ है 0.4 और A1 0.5, तो A2 दिया हुआ 0.4, A1 दिया हुआ 0.5 और T2 माइनस T1 दिया हुआ है 10 मिनट, ये पूरा है 10 मिनट्स। आपसे सब्ट्रैक्ट जो भी भाग कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, तो 1/10 आ जाएगा, यानी कि 1/200। जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा 0.005 मोल पर लीटर मिनट। ये आपका हो जाएगा आंसर, 0.005 मोल पर लीटर मिनट। जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेगा तो लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ ठीक, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो हम लोग होमवर्क डिस्कस कर लिए, जिसका सही था उसके बहुत धन्यवाद, ना तो आप नोट डाउन कर लें। अब हम लोग जो आज का टॉपिक है वो हम पे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शंस और स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस, दो चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फिर आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, आज है हमारा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शंस। प्लीज़ समझिए कि क्या होता है, ठीक है। पिछले क्लास में को बताए थे कि इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो भी जितना भी कंपोनेंट होता है कोई भी रिएक्शन में, उसका अलग अलग इंडिविजुअली रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए, वही कहलाता है इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन। आज है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें यह करना है कि जो पूरे रिएक्शन का, ठीक है ना, ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जो पूरे रिएक्शन का रेट यानी कि स्पीड रिप्रेजेंट कर दें। समझेंगे नहीं समझे क्या बोले, कि ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जो कि पूरे होल रिएक्शन का स्पीड को रिप्रेजेंट कर दे, उसे हम लोग बोलते हैं ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन विच रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ होल रिएक्शन आर कॉल्ड ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या है, the rate of reaction which represent the speed of whole reaction are called overall rate of reaction, ठीक। इसे देखिए, अब सिंपली हम इसे कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं इसको, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को। पहले एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए कि 5 गो कोई आदमी है, ठीक है, 5 आदमी है और रेस हो रहा है, और ये फिनिशिंग लाइन है, यह है फिनिशिंग लाइन, ठीक है। इस आदमी का स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका 2.5 है, इसका 3 है, इसका 3.5, इसका 3.6 है, ठीक है। आपसे पूछेंगे कि जो एवरेज जो होगा इस स्पीड का क्या होगा। आप सिंपली क्या कीजिएगा कि ये प्लस प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये जोड़ के 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, और जो आपका आंसर आएगा आप बोलेगा वही जो है वो एवरेज है, इस रेस का स्पीड वही एवरेज है। लेकिन ये बात गलत है। उसी प्रकार सपोज कीजिए, जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन में डी बटा डी टी आया था ये, और डी बटा डी टी आया है ये, ठीक है। मान लीजिए यही दोनों में हम आपसे पूछे कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। आप क्या कीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा और 1 2 है तो बाय 2 कर दीजिएगा। ये गलत है, समझे। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पहचानने के लिए सिंपल है कि आप देखिएगा कि किसका इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन कम है। जैसे इन दोनों में किसका कम है बताइए, किसका कम है, तो जिसका कम है वही होता है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, समझे। वैसे ही जो अगर पूछे कि इस रेस में जो है वो एवरेज स्पीड क्या है, तो देखिए कि किस आदमी का, यहाँ पे कौन सा आदमी का स्पीड सबसे लिस्ट है, वही होता है ओवरऑल स्पीड, समझे। क्यों ऐसा, और देखिए अगर मान लीजिए पहले पास कर गया तो रेस कब ख़त्म होता है, जब तक ये पांचों आदमी इस क्रॉस ना कर जाए तब तक रेस ख़त्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो
जब इस ये आदमी यहाँ पे रेस ख़त्म करेगा तो इसका स्पीड फिर 0 हो सकता है, इसका भी 0 हो जाएगा, तो उस समय फिर एवरेज कुछ अलग आएगा ना। इसीलिए जो लिस्ट होता है स्पीड वही कहलाता है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का, या इसमें ओवरऑल स्पीड ऑफ दिस रेस। ठीक, तो अब हम पहचानें कैसे कि ओवरऑल मतलब कि इंडिविजुअल की वो कैसे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है। उसके लिए हम कुछ आपको लिख रहे हैं, आप उसे अच्छे से याद कीजिएगा। अब देखिए ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पहचानने का तरीका, आप क्या कीजिएगा कि कोई भी रिएक्शन में जो इंडिविजुअल रेट होता है सभी कंपोनेंट का आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम लोग निकाले थे अभी तक dA/dV, dV/dt, dC/dt, उसी प्रकार जितना भी कंपोनेंट होगा कोई भी रिएक्शन में उसका आप इंडिविजुअल रेट निकालिएगा, और उस रेट में जो सबसे छोटा होगा यानी कि स्मॉलेस्ट होगा वही रिप्रेजेंट करेगा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा, सभी कंपोनेंट का अलग अलग निकालना पड़ेगा, समझते हैं। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, तो चारों का 4 बार निकालना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। उसके लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं जुगाड़, कि आप रिएक्शन में देखिएगा कि किसका कॉफिशिएंट सबसे लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट कॉफिशिएंट, रिएक्शन में किसका कॉफिशिएंट सबसे कम है, ठीक है, आप उसका स्पीड निकाल लीजिएगा, वही कहलाएगा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, समझ गए क्या होता है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, कि एक ऐसा स्पीड जो कि पूरे रिएक्शन के स्पीड को रिप्रेजेंट करे उसे बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। पहचाने का तरीका, आप सभी कंपोनेंट का इंडिविजुअल रेट निकालिएगा, जो सबसे छोटा होगा वही रिप्रेजेंट करेगा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। उससे भी छोटा ट्रिक बताने तरीका, कि आप देखिएगा कि किसका कॉफिशिएंट सबसे कम है, उसका स्पीड रिप्रेजेंट करेगा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। हम आपको एक एग्जांपल के मदद से इसे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए हमको होमवर्क दिए थे ये वाला कि फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CND वाला। इसमें आप लोग देखेंगे कि जो dA/dt यानी कि -dA/dt आया था ये, ठीक है, और dC/dt आया था ये, और dD/dt आया था ये। ठीक है ना, जैसा पिछला ही होमवर्क है जो आपको जस्ट बताए हैं, और फिर dA/dt क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, जैसा देखिए कि dC/dt जो है उसका सबसे कम है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे देखो dA/dt का क्या है 6 है, फिर d/dt का 4 है, फिर C का 2 है, और D का 8 है, तो सबसे कम किसका है, C का, तो वही ना हुआ ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। और फिर देखिए रिएक्शन, तो C का कोफिशिएंट सबसे लिस्ट है, तो देखिए क्या है आंसर, वही ना है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, यही ना है। तो 2 ट्रिक है समझने का आपको किसका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा। एक तो ये कोफिशिएंट से कि जिसका सबसे कम कोफिशिएंट होगा वो, और फिर ऐसे या तो आप या ऐसे ऐसे निकाल लीजिए, जिसका कम होगा वही होगा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। अब है स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसा कि फिजिक्स में स्पॉन्टेनियस या इंस्टेंटेनियस मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, यानी कि बहुत छोटे समय के लिए जो स्पीड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, और केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है, ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जो बहुत छोटे समय के लिए हो उसे हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो समय है यानी कि टाइम है बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, इसीलिए हम लोग जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है या स्पीड होता है उसे हम लोग प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ता है, फिर उस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, तो हमें पता चलता है इंस्टेंटेनियस रेट या स्पॉन्टेनियस रेट। इसीलिए सिंस टाइम इंटरवल इज़ वेरी वेरी स्मॉल सो वी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड प्रैक्टिकली, सो स्पॉन्टेनियस रेट इज़ कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकली। तो हम लोग जो है रेट ऑफ रिएक्शन मतलब छोटे समय के लिए पता करने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, तो उसका जो स्लोप होगा वही हमें बताएगा कि इसका इंस्टेंटेनियस रेट क्या है।
तो स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पता चलेगा ग्राफ से, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे टाइम टेकन, ये हमारा रहेगा टाइम, ठीक। और ये हमारा रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जैसा कि पता है कि जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है वो समय के साथ इंक्रीज करता है, तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और मान लेते हैं कि हमें इस पॉइंट पर हमें निकालना है स्लोप, तो हम इस पॉइंट से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, ठीक। और फिर टेंजेंट पे कहीं टेंजेंट पर 2 पॉइंट लेंगे, 1 और 2, उससे हम लोग एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक। मान लेते हैं ये है हमारा C1 और ये है C2, ये है T1 और ये है T2। तो जो ये होगा, ये डिस्टेंस वो होगा T2 माइनस T1 और ये होगा हमारा C2 माइनस C1। और मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा। तो स्लोप क्या होगा हमारा, स्लोप होता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर क्या हुआ है C2 माइनस C1 और बेस दिया हुआ है हमारा T2 माइनस T1, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसका, तो प्रोडक्ट का, ठीक। वहीं अगर हम रिएक्टेंट का निकालना चाहें तो पता है कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो समय के साथ डिक्रीज करता है, ठीक। तो इसका ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये, ठीक। फिर हम लोग वहीं यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे जहाँ पे हमें निकालना है स्लोप, तो वहाँ से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से, टेंजेंट। और फिर टेंजेंट पे हम लोग 2 पॉइंट चूज़ करेंगे, 2 पॉइंट, एक और दूसरा। फिर वहाँ से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, ठीक। जैसा कि ये जो है नीचे एक्स एक्सिस पर वो है टाइम और ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो हमारा C1 होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटता है तो बड़ा होगा C1, फिर छोटा होगा C2, और ये समय है हमारा T1 और ये T2, ठीक। तो ये जो दूरी होगा वो होगा हमारा T2 माइनस T1 और ये होगा C1 माइनस C2 और ये ग्राफ होगा थीटा। फिर जो स्लोप होगा वो क्या होगा, टेन थीटा, यानी कि C1 माइनस C2 परपेंडिकुलर और बटा बेस यानी कि T2 माइनस C1। इसी को लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, माइनस C2 माइनस C1 बटा T2 माइनस T1। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का। तो नोट क्या है कि जब हमें निकालना रहेगा स्पॉन्टेनियस रेट तो हम उसे स्लोप के द्वारा कैलकुलेट करेंगे। उसमें हम लोग कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे। अगर रिएक्टेंट का रहा तो वो समय के साथ डाउन करता है, यानी कि फॉल होता है, और फिर प्रोडक्ट रहा तो वो इंक्रीज करता है। तो फिर वही हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और फिर 2 पॉइंट चुनेंगे, उससे एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, वहाँ से हम टेन थीटा यानी कि स्लोप निकालेंगे। तो हमें पता चल जाएगा उस रिएक्शन का या उस कंपोनेंट का स्पॉन्टेनियस रेट या इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे इसे ड्रॉप करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, रिवाइज करते रहिए, थैंक्स।